सभापति जी, मैं आपका आभारी हूं कि इस महत्वपूर्ण बिल पर बोलने का अवसर आपने दिया है। ऐसे लोकसभा वक्फ अमेंडमेंट बिल पहले भी पास कर चुकी है और जब ये वक्फ अमेंडमेंट बिल यहाँ पर आया था तब संसद का उस सत्र का आखिरी दिन था और तत्कालीन मंत्री सलमान खुर्शीद साहब माइनॉरिटी अफेयर के मिनिस्टर थे। उस दिन भी हम लोगों ने कहा था कि इसमें बहुत सारी कमियां हैं, उसको सुधारना चाहिए। लेकिन आप जानते हैं सभापति जी कि जब माइनॉरिटी का सवाल आता है, अल्पसंख्यकों का सवाल आता है, उसके हक और हकूक़ का सवाल आता है, तो भारतीय जनता पार्टी सरकार की तरफ से जब इस तरह के सवाल आते हैं तो हम उसका सपोर्ट करते हैं। इसलिए जो वक्फ अमेंडमेंट बिल है उसका तब भी हमने सपोर्ट किया था और तब भी मैं पार्टी की तरफ से बोलने के लिए खड़ा हुआ था। आज भी जो वक्फ अमेंडमेंट बिल सरकार लेकर आई है, जो पहले इसमें, क्योंकि जो वक्फ अमेंडमेंट है वो उस बिल की बहुत ज़रूरत थी। सरकार बहुत पहले से हम लोग ये दबाव बना रहे थे क्योंकि इस देश में करीब 5 लाख वक्फ संपत्तियां हैं और जिसकी आज अगर कीमत लगाई जाए तो वो 5 लाख करोड़ के करीब है। क्योंकि जो वक्फ की जायदाद होती है, पहले तो इस देश में जो वक्फ होता है उसमें मस्जिद, दरगाह, कब्रिस्तान, मुसाफिर खाना, मदरसा, दुकान, ज़मीन की जायदाद, खेत बाग, कुआं, लोग जिनकी जायदाद है वो ये समझते हैं कि हम इसको यतीमों के लिए, बेवाओं के लिए, जो समाज में कमज़ोर हैं, गरीब हैं, उनके लिए वो वक्फ करते। और जो लोग डोनेट करते हैं, वक्फ करते हैं, सभापति जी, जिस तरह आपके यहाँ गौशाला के लिए जो लोग ज़मीन वक्फ करते हैं, तब उनका मकसद होता है कि वो अपने बाल बच्चों का हक छीन कर समाज को देना चाहते हैं और वक्फ करते हैं। लेकिन जो वक्फ करने वाले लोग हैं उनको अंदाज़ा नहीं होता है कि सरकारें बैठी हैं, उसमें लोग इंतज़ाम करने वाले बैठे हैं, उन्होंने अपनी जायदाद तो वक्फ कर दी, लेकिन उसका बाद में खुर्द बुर्द शुरू कर देते हैं लोग, और जिस वजह से आज बड़ी तादाद में वक्फ की जायदाद पे कब्ज़ा हुआ है। मुझे इस बात का दुख है कि आज़ादी के बाद ही जब वक्फ एक्ट बना था 1954 में, तभी इसकी चर्चा हो रही थी कि ये कानून बहुत मजबूत कानून नहीं, और उसके बाद फिर से ये जो वक्फ एक्ट है उसमें सुधार हुआ और इसको 1995 में फिर से एक बार वक्फ एक्ट बनाया गया। जो गलती 1995 में भी हुई वो गलती आज भी दोहराने की बात हो रही है। क्योंकि मैं खुद सेंट्रल वक्फ काउंसिल का भी मेंबर हूं सभापति जी, और ये विषय जो वक्फ का विषय है मेरे समझ में आता है, क्योंकि मेरी पार्टी ने, जब अडवाणी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और दिल्ली में सरकार बनी थी देश में, जब पहले हमारी दिल्ली में सरकार बनी तो मेरी बहुत कम आयु थी, लेकिन मुझे दिल्ली वक्फ बोर्ड का सदस्य मेरी पार्टी ने बनाया था और उस वक्त 93 से 98 तक मैं दिल्ली वक्फ बोर्ड के मेंबर के नाते मैंने काम किया और वक्फ के मामले में हमने जो काम किया, शायद जो बेवा हैं, यतीम हैं, गरीब हैं, उनके लिए बहुत ईमानदारी से दिल्ली वक्फ बोर्ड में काम किया होगा और उन्हीं की दुआ लगी होगी कि मैं संसद भी बना और भारत सरकार का मंत्री भी बना और आज संसद सदस्य के तौर पर मैं यहाँ खड़े होकर उनकी आवाज़ को बुलंद कर रहा हूँ। ये जो वक्फ की जायदाद है, कई बार एहसान जताया जाता है कि इस देश में जब आज़ादी मिली उससे पहले भी वक्फ बोर्ड, उससे पहले भी वक्फ की जायदादें इस देश में रही और बड़ी तादाद में कई लोग जो लावल्द भी थे, कई लोग जो औलाद वाले भी थे, उनको लगा कि हमारी जायदाद जो है वो गरीबों के काम आना चाहिए। तो एक तरीका, इससे बड़ा कोई ज़रिया नहीं हो सकता। अब वो ज़रिया अपनाया गया, वक्फ किया गया, लेकिन आज जो वक्फ की जायदाद है, जिस पर कई बार इस देश में अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक की बात शुरू होती है, मैं तो कई बार ये मानता हूँ कि अगर जितनी सरकारें आई आज़ादी के बाद, जब इस देश का बंटवारा हुआ था तो वो धर्म के नाम पर ये देश बटा था।
आज भी बहुत बार कोशिश होती है धर्म के नाम पर देश को बांटने की, लेकिन देश तो एक बार धर्म के नाम पर बंट गया। और जब ये जो मुसलमान यहाँ रह गए, उन्होंने इसको अपनी सरजमी माना, मादरे वतन माना, जननी मातृभूमि माना, और वो इस मुल्क में रहे, और सरकार को उनका ध्यान रखना चाहिए था। लेकिन जो उनकी जायदादें थी, जो 47 में भी जो जायदादें वक्फ की थी, अगर कोई सरकार कोई काम नहीं करती अल्पसंख्यकों के नाम पर, ये दुर्भाग्य है इस देश का कि आज़ादी के 60 साल बाद वही सरकार जिसकी 47 में सरकार बनी थी, उसको ज़रूरत पड़ी कि इस देश में माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री बनाई जाए। अगर माइनॉरिटीज़ के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए पहले ही काम हो गया होता। कई बार रूलिंग पार्टी के नेता इस बात का क्रेडिट भी लेते हैं कि हमने अल्पसंख्यक मंत्रालय बनाया। बहुत शुक्रिया, आपने बनाया, और अल्पसंख्यकों की गुर्बत दूर करने के लिए हम एक बड़ा काम कर रहे हैं, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री बना रहे हैं। और मैं तो उससे और आगे जाता हूं, एक ऐसी भी मिनिस्ट्री बनाइए जो ये पता लगे कि माइनॉरिटी इतने आज़ादी के बाद पिछड़ कहां से गए, इतने पीछे कैसे चले गए, आखिर आपको ज़रूरत क्यों पड़ी। आखिर नेहरू जी ने माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री नहीं बनाई, इंदिरा जी ने नहीं बनाई, राजीव गांधी जी ने नहीं बनाई, नरसिम्हा राव जी ने नहीं बनाई, शास्त्री जी ने नहीं बनाई, जनता पार्टी के वो तो आएंगे तब ना, अभी तो कहीं वो आएंगे तब। अभी उन्होंने, बोलिए, प्लीज डोंट डिस्टर्ब, प्लीज डोंट डिस्टर्ब, बोलने दीजिए, बोलने दीजिए, बोलने दीजिए, बोलिए। ओवैसी साहब को बोलना है मेरे बाद, नहीं आप बोलिए। और उनको मैं नहीं टोकूंगा, ये उनको मैं वादा करता हूँ। एक हाजी का दूसरे हाजी से ये वादा है, इसलिए मैं चाहूंगा कि अगर मेरी किसी बात से सभापति जी उनको इतराज हो तो वो उस पर, उनको पूरी आज़ादी होगी मेरे ऊपर बोलने का। और मैं जानता हूं, मैं खुद को टेंडर कर रहा हूं कि जब मैं बोलूंगा तो मेरे सवालों का जवाब इधर से भी आएगा और इधर से भी आएगा। इसलिए आज माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री बनी सभापति जी, और माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री बनी, बड़ी चर्चा होती है पार्लियामेंट में। मैं सभापति जी भागलपुर से चुनाव जीतकर आया हूं, और जहां सबसे ज़्यादा अल्पसंख्यक रहते हैं किशनगंज, वहां से भी जीता हूं, जहां हमारे मौलाना इसराउल हक साहब आज वहां से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। और हम तो उम्मीद करते थे कि कांग्रेस माइनॉरिटी के इतने बड़े नेता हैं, सबसे आगे बैठाएंगे, लेकिन देखिए अक़लियतों की हालत, सबसे पीछे मौलाना साहब को बैठा रखा है। इतने बड़े नेता, हम तो उम्मीद करते थे कि इनको आगे पार्टी बैठाएगी, जिस तरह मुझे मेरी पार्टी आगे बैठाती है उसी तरह मैं उनसे उम्मीद करता था। और बड़े अपने आलिम आदमी हैं, बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं, समाज में बड़ा असर है। ये सही है कि 2 चुनाव मैंने भी उनके सामने लड़ा है, लेकिन किशनगंज से वो चुनाव जीत कर नहीं, अगली बार भी भागलपुर से ही लड़ना है। और आप अलायंस कर लेंगे तो फिर कांग्रेस का कैंडिडेट मिलता नहीं है। अगर आपका अलायंस नहीं होगा तो कांग्रेस का कैंडिडेट भी मिलेगा, हाथ ही नहीं लग रहा। जब से पिछली बार आपने कांग्रेस का कैंडिडेट अध्यक्ष मिला था, वासनिक साहब ने दिया था, लेकिन वो जमानत वहां चली गई थी, इसलिए इस बार मत दीजिएगा, वो देने से कोई फायदा नहीं। तो मैं अक़लियत के मामले पर बोल रहा हूं, मैं डाइवर्ट भी नहीं करूंगा विषय को और टू द पॉइंट बोलूंगा। सभापति जी, अक़लियतों की हालत आज ऐसी क्यों है? आखिर आपने एक और काम किया, जब से यूपीए 2 आया है, मैं यूपीए 1 जी बेइंसाफी नहीं होती, नाइंसाफी होती है। उर्दू भी ठीक कीजिए, कांग्रेस के लोगों की उर्दू भी खराब हो गई, वो भी जम्मू कश्मीर के हैं, वो भी उर्दू भी गलत बोल रहे हैं। सभापति जी, तो ये माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री बनी, और जब माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री बनी, पिछले माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री बनानी क्यों पड़ी? क्योंकि जब इस मुल्क की आज़ादी हुई तो इस देश में 2 धाराएं बहती थी। उस वक्त भी ये चर्चा होती थी, 2 पार्टियां थी, एक कांग्रेस थी, एक मुस्लिम लीग थी। ज़्यादातर मुस्लिम लीग के साथ होते थे, और उस वक्त भी जो कांग्रेस में लोग काम करते थे उनको तरह तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। जिस तरह हमें ताने सुनने पड़ते हैं, उस तरह के ताने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब को भी सुनना पड़ता था। तो हम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब को अपना आइडियल मानते हैं, तो हम अपना दिल बड़ा रखते हैं, और हम ये सोचते हैं कि मैं उनके नक्शे कदम पर चल रहा हूँ, इस मुल्क से मोहब्बत करके और इस मुल्क को इकट्ठा रख के
और इस मुल्क के हिंदू और मुसलमानों को इकट्ठा रख के उन्होंने एक राह दिखाई थी, और वही राह है जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने दिखाई, जिस पर हमारे आबा अजदाद ने यकीन किया, और हमने वो रास्ता नहीं अपनाया। हम हिंदुस्तान में रहे, और मैं ये भी बहुत ईमानदारी के साथ कह सकता हूँ कि ये जो हमारा वतन है हिंदुस्तान, ये मुसलमानों के लिए भारत से अच्छा देश और हिंदू से अच्छा पड़ोसी नहीं मिल सकता। यहाँ पर ये मैं बहुत जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि इस देश के थोड़ा कांग्रेस के लोग उपाध्यक्ष जी गंभीर नहीं हो रहे हैं। मैं जानता हूँ माइनॉरिटी के इशू पर ये गंभीर नहीं है, तो इसलिए मैं आप ही से कह रहा हूँ कि जरा हमारे मित्र को जितना मुझे टोकेंगे उतना आपका वोट घटने वाला है, ये मैं बता देने वाला हूँ। इसलिए प्लीज डोंट डिस्टर्ब, साइलेंस प्लीज, डोंट डिस्टर्ब। सभापति जी, इस देश में बंटवारे के बाद एक राह चली, और ये सही है कि जब मजहब के नाम पर बंटवारा हुआ तो उस वक्त अक़लियतों की बहुत आवाज़ नहीं थी, उन्होंने भरोसा किया, अक़लियत के लोगों ने मजबूत नेतृत्व पर भरोसा किया। उस वक्त कोई दूसरी पार्टी भी नहीं थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू पर भरोसा किया, इस मुल्क में मौलाना आज़ाद साहब, सरदार पटेल साहब, इस सब पर भरोसा करके ये मुल्क चला। और इस मुल्क में जो वक्फ की जायदाद थी उनकी हिफाजत करनी चाहिए थी। ये आपसे चूक हुई है, मुझे नहीं मालूम कि इसको रहमान खान साहब स्वीकार करेंगे कि नहीं, लेकिन जो वक्फ की जायदाद है, अगर वाजपेयी जी के ज़माने में कोई कब्जा हुआ है तो शाहनवाज हुसैन को उसकी सज़ा दीजिए, लेकिन अगर आपके दौरे इख्तदार में हमारे कब्रिस्तान को, हमारी मस्जिदों पर, हमारे मदरसों पर, हमारे वक्फ की जायदाद पर कब्जे हुए हैं, तो उसकी रहमान खान साहब आप उसकी जिम्मेदारी भी आज लीजिएगा। ये मैं बहुत आपके ज़रिए उनसे ये अनुरोध करना चाहता हूँ।